गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बेहद अच्छे होंगे। मैं हारून ओनली कंपटीशन के एपीएससी ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बेहद स्वागत करता हूं। आज हमारे पास एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पर हम बात करेंगे, मर्केंटलिज्म, जिसको कहते हैं वाणिज्यवाद। आज सबसे बड़ी जो विशेष रूप से ट्रेड वॉर का जो दौर चल रहा है इंटरनेशनल लेवल पर, उसकी जड़ें कहाँ से आई हैं, वो कहाँ से निकला है, उस पर हम बात करेंगे। देखो, कोई भी जो थ्योरी होती है, कोई भी सिद्धांत है, वो किसी एक विषय वस्तु से प्रभावित नहीं होता, उसके लिए कई सारी चीज जो है इम्पैक्ट करती हैं। तो आज हम इस मर्केंटलिज्म की बात करेंगे कि इससे पहली बात तो ये है क्या, इससे जो हमारा पूरा वैश्विक स्तर है, इस पर क्या इकोनॉमिक जो है इफेक्ट पड़े, क्या पॉलिटिकल इफेक्ट पड़े, इसके क्या मेरिट्स हैं, क्या डिमेरिट्स हैं, आज हम उन सब पर बात करेंगे। तो बात करते हैं हम 17th सेंचुरी की, जहां से जो कॉलोनियल सिस्टम था, जो उपनिवेशवादी दौर था, वो स्टार्ट हो जाता है। अब आप देखेंगे कि आप किसी भी क्षेत्र में निवेश करने के लिए, पैसा लगाने के लिए सबसे बड़ी बात क्या होगी कि आपके पास पैसा होना तो चाहिए, तभी तो आप लगाएंगे, तभी तो आप अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को आगे की ओर बढ़ाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे। यदि इनिशियल स्टेज में आपके पास पैसा ही नहीं होगा तो आप कैसे इन्वेस्ट करेंगे? नहीं कर सकते ना। तो वही चीज है। तो मर्केंटलिज्म है क्या? ये सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा थ्योरी है, ऐसा सिद्धांत है जहां केवल और केवल मुनाफा दिखता है। यानी कि इसका जो आज करंट टाइम है वो कैपिटलिज्म है। तो 16वीं 17वीं शताब्दी में स्पेशली यूरोप में, कहां पर? यूरोप में, इंग्लैंड, ब्रिटेन और फ्रांस में, सॉरी, इंग्लैंड में, फ्रांस में और जर्मनी में, यहां क्या हुआ कि इन्होंने एक ऐसी व्यवस्था स्थापित की कि इनके पास अधिक से अधिक बुलियन आ सके। बुलियन कहते हैं सोने और चांदी को। तो जिसके पास अधिक बुलियन होगा वो अधिक क्या है, उसकी इकोनॉमी आगे की ओर बढ़ेगी। भाई, उस समय कोई ऐसी मुद्रा तो चलती नहीं थी जैसे आज मुद्राएं चलती हैं। हमारा रुपया है, यूएसए का डॉलर है, या और मुद्राएं हैं। तो उस समय क्या ट्रेड किससे होता था? सोने चांदी से। तो जिसके पास सोना चांदी अधिक होता था वो अधिक व्यापार करता, उसको अधिक मुनाफा मिलता था। तो ये सारा जो कंडीशंस थी, ये उस टाइम के जो राजा होते थे उनके अंडर में होता था, जो एम्परर होते थे उनके अंडर में होता था। तो उनका जो उद्देश्य था, उनका ऑब्जेक्ट क्या था कि हम इन्वेस्ट करें और उससे क्या हो, हम अधिक से अधिक बुलियन इकट्ठा करें, हम, ताकि हम इकोनॉमिक कंडीशंस में भी और हम पॉलिटिकल कंडीशंस में भी आगे की ओर बढ़ सके और हम बाकी देशों पर अपना जो प्रभुत्व है वो स्थापित कर सकें। और इस मर्केंटाइलिज्म में सबसे अधिक जो साथ दिया इनका, वो दिया भौगोलिक खोजों ने, समुद्री यात्राओं ने। भाई, समुद्री यात्राएं आई, भारत की भी खोज हुई समुद्री मार्ग से। तो क्या हुआ, हम कच्चे माल के बाजार बने, ब्रिटेन में प्रोडक्शन हुआ, उसने पूरी दुनिया को पीछे छोड़ा, कॉलोनी स्थापित की। तो यानी कि एक लाइन में यदि कहा जाए कि वाणिज्यवाद या मर्केंटलिज्म क्या है, कि ऐसी इकोनॉमिक सिस्टम था जो केवल और केवल बेनिफिट्स के आधार पर कार्य करता था और अधिक से अधिक अपने पास बुलियन लाना चाहता था, ताकि वो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल दोनों रूपों में आगे की ओर बढ़ सके। तो इसके अलावा जो रेनेसा हुआ इटली में, वहां से भी इनका माइंड डाइवर्ट हुआ। इनका क्या हुआ, रेनेसा क्या है कि रीथिंक करना, अपने आप को सोचना, सही और गलत के बारे में पहचान करना। तो उन्होंने, वो लोग पहले से ही क्या सोच रहे थे कि हमें कैसे कैसे काम करना है। तो जब भौगोलिक यात्राएं हुई, समुद्री मार्ग खोजे गए, तो इस व्यवस्था ने क्या हुआ, उपनिवेशी व्यवस्था को स्थापित किया, कॉलोनियल सिस्टम को डेवलप किया। उन्होंने हम देशों को गुलाम बनाया, रॉ मटेरियल के क्या हमें बाजार बनाया,
मजदूरों का शोषण किया, कृषिगत कार्यों का शोषण किया, पूरा एग्रीकल्चर सिस्टम क्या कर दिया, ध्वस्त कर दिया। ध्वस्त कैसे किया, यानी कि केवल आप कच्चा माल प्रोडक्शन करेंगे, जो हैंडमेड सामान था, जो काम था, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो एक क्या हुआ, एक मार्केट बना, पर मार्केट पर कंट्रोल किसका होता था, उस समय के एम्परर का या राजा का, यानी कि पूरी तरह के कंट्रोलेबल सिस्टम था। ये इकोनॉमिक कंडीशंस जो थी, ये क्या थी, पूरी तरीके कंट्रोलेबल थी। और कौन कंट्रोल करता था, राजा या एम्परर या किंग। और वो चाहता था कि हमें क्या ट्रेड करना है, किस तरीके से ट्रेड करना है, कितना ट्रेड करना है। तो ये सारी कंडीशंस किसकी होती थी, राजा की होती थी, किंग की होती थी। तो इसी को क्या कहा गया, वाणिज्यवाद कहा गया। इसने बहुत सारी जो डिमेरिट्स थी, बहुत सारी जो कमियां थी, उनको बनाया, उनको बढ़ाया। उसी के बारे में हम बात करेंगे। मर्केंटलिज्म एंड इट्स इंपैक्ट बेहद इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, ये जो कुछ चीजें होती हैं, जो थ्योरी होती हैं, यदि हम इनको नहीं समझते तो ये आगे जाके भी परेशान करती। हम चाहे आप हिस्ट्री पढ़िए, पॉलिटिकल साइंस पढ़िए, ज्योग्राफी पढ़िए, और चाहे इकोनॉमी पढ़िए, आप कोई भी चीज पढ़िएगा, पर कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी होती है कि हमें हर सब्जेक्ट में पढ़नी पड़ती है। दूसरी चीज के जनरल स्टडी के सारे जो आपकी जो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, सब वो इंटरलिंक्ड हैं, आपस में समायोजन है उनका। यदि एक सब्जेक्ट आप पे पकड़ ढीली है तो दूसरे पे भी पकड़ ढीली होगी, इसलिए ये सारे सब्जेक्ट को हमें तैयार करना पड़ेगा। तो हम कहाँ बात कर रहे हैं, मध्यकाल की, यूरोप की बात करेंगे, हम कॉलोनियल सिस्टम की भी बात करेंगे, हम इसमें इकोनॉमिक कंडीशंस की बात करेंगे, इसमें ज्योग्राफिकल कंडीशंस की बात करेंगे, हम इसमें हिस्ट्री की बात करेंगे। तो यानी कि सारी चीज का क्या है, निचोड़ है। सारी चीज का क्या है, ये निचोड़ है। इस पर हम बात करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। सीधी क्या है, मर्केंटलिज्म है क्या, इज अ इकोनॉमिक थ्योरी। क्या है ये, इकोनॉमिक थ्योरी है, एंड प्रैक्टिस दैट emphasizes government control of economic activity to increase a nation's prosperity and power। तो यानी कि क्या है, ये एक इकोनॉमिक थ्योरी है, और इसमें क्या है, गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी इकोनॉमिक एक्टिविटी को, टू इंक्रीज अ नेशंस प्रोस्पेरिटी एंड पावर। तो यानी कि राष्ट्र के समृद्धि और ताकत को बढ़ाने के लिए कि एक व्यवस्था है इकोनॉमिक कंडीशन से, जिसको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। तो उस समय जहां गवर्नमेंट होती थी, गवर्नमेंट यानी कि एक ऐसी व्यवस्था थी जहां राजा ही सब कुछ होता था। ठीक है, ये 17 सेंचुरी की बात हो रही है, कहां की, यूरोप की, और स्पेशली ब्रिटेन की, फ्रांस की और जर्मनी की। ठीक है, तो इसमें क्या होता था कि सारी जो इकोनॉमिक कंडीशंस थी, उनको कंट्रोल कौन करती थी, गवर्नमेंट करती थी। ठीक है, ध्यान रखना है, इट्स प्राइमरी गोल टू मैक्सिमाइज एक्सपोर्ट एंड मिनिमाइज इंपोर्ट। तो इसकी दूसरी कंडीशंस क्या थी कि मैक्सिमम एक्सपोर्ट करना है और मिनिमम इंपोर्ट करना है। आज भी आप देखिए, जो कंट्री मैक्सिमम सॉरी, जो कंट्री आज भी मैक्सिमम इंपोर्ट कर रही हैं और मैक्सिमम एक्सपोर्ट कर रही हैं और मिनिमम इंपोर्ट करती हैं, तो उनका मुनाफा क्या होता है, अधिक होता है। सपोज कीजिए हम हैं, हमारी कोई पेन बनाने की कंपनी है, मेरी अपने के पेन बनाने की कंपनी है, तो मैं जितना प्रोडक्शन करूंगा और जितनी मेरी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, मैं एक्सपोर्ट करूंगा, उतना तो मुझे इनकम होगी। तो वही ऑब्जेक्ट क्या था इनका, कि हम मैक्सिमम तरीके से क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे और मिनिमम इंपोर्ट करेंगे। तो उससे क्या होगी, अर्निंग होगी। जब अर्निंग होगी तो ऑटोमेटिक ग्रोथ तो आएगी, प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी, पावर बढ़ेगी। तो वही सारा काम क्या हो रहा था इसमें, पर किसके अंडर में हो रहा था, गवर्नमेंट के। फिर से देखिएगा, अलाउइंग द एक्यूमुलेशन ऑफ प्रीशियस रिसोर्सेज सच ए गोल्ड एंड सिल्वर। तो यानी कि जो गोल्ड है और जो सिल्वर है, जिसको उस समय बुलियन कहते थे, उसको अधिक से अधिक क्या करना था, एकत्र करना था। अधिक से अधिक, आज भी कहते हैं, जिसके पास जितना अधिक रिजर्व होगा पैसे का, वो उतना समृद्ध होगा, शक्तिशाली देश होगा। तो उस समय कोई ऐसी करेंसी तो थी नहीं, तो क्या था, गोल्ड और सिल्वर। तो जिनके पास अधिक होगा वो अधिक क्या है, वो पावर बढ़ेगी उनकी। अंडर दिस थ्योरी द स्टेट रेगुलेट द इकोनॉमी, establishes colonies and uses regulation and taxes to protect its commercial interest। तो इसमें क्या था, तो जो स्टेट है वो रेगुलेट किसको, इकोनॉमी को करता था, स्टैब्लिश कॉलोनी उन्होंने स्थापित की, एंड यूजेज रेगुलेशंस एंड टैक्स
टू प्रोटेक्ट द कमर्शियल इंटरेस्ट। तो उन्होंने जो कमर्शियल ट्रेड था उसे बढ़ाया, टैक्सेस लगाई, ये सारी चीज क्या थी? मर्केंटलिज्म थी। पर यहां ध्यान रखना है एक चीज जिसमें कि इस थ्योरी को पूरी तरीके से ऑपरेट कौन करता था? गवर्नमेंट करती थी। यानी कि सहयोगी कोई हो, पैसा किसी का लगा हो, पर वाया किसके लगेगा? गवर्नमेंट के। हमारे यहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तो वो एक कंपनी थोड़ा ना थी, उसमें बहुत सारे कौन थे? शेयर होल्डर्स थे। पर ऐसा थोड़ा ना कि वो डायरेक्ट आ गए, उन्हें वहां गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ा था। तो कौन रेगुलेट कर रहा था? गवर्नमेंट। किसके लिए? अधिक से अधिक बुलियन एकत्र करने के लिए, अपनी प्रोस्पेरिटी और पावर बढ़ाने के लिए। तो सारा चीज क्या हो रही थी? रेगुलेट गवर्नमेंट से, या जो किंग था, जो एम्पायर था, वहां एम्परर था, जो उससे हो रही थी। अब इसमें क्या होता है? प्रोमोटिंग एक्सपोर्ट्स, यानी कि एक्सपोर्ट को बढ़ावा देते हैं ये लोग। रिडक्शन इंपोर्ट्स, इंपोर्ट्स को बहुत कम रखा जाता है। स्टेट कंट्रोल, यानी कि स्टेट क्या है? पूरी तरीके से कंट्रोल करता है। और देखो एक चीज मैं आपको बता दूं कि कोई भी थ्योरी दूसरी थ्योरी को जन्म देती है, दूसरी थ्योरी तीसरी थ्योरी को जन्म देती है। यदि इसमें मेरिट्स और डीमेरिट्स होंगी तो वो कभी रुकेगी नहीं, बहुत सारी चीजें बढ़ेंगी, बहुत सारी चीजें घटेंगी, ऐसी आगे पीछे वो चलती रहेंगी, ध्यान रखना है। यूज ऑफ कॉलोनीज, तो जो उपनिवेशिक क्षेत्र थे उनका इस्तेमाल किया उन्होंने इसको बढ़ाने के लिए। मर्केंटलिज्म को बढ़ाने के लिए क्या क्या उन्होंने उपयोग किया, सारी चीज इसमें है। इकोनॉमिक नेशनलिज्म, इकोनॉमी को किससे जोड़ा? राष्ट्रवाद को। भाई राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म एक ऐसी चीज है, आप सबसे खराब चीज को भी बेच सकते हैं राष्ट्रवाद के नाम पर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मन जो बर्बाद हुआ था, जिसके बाद में दो टुकड़े हुए, नेशनलिज्म के चक्कर में तो हुआ। और नेशनलिज्म एक ऐसी खतरनाक चीज है, आप इसको ना पी सकते हैं ना उगल सकते हैं। तो नेशनलिस्ट होना अच्छी बात है, पर एक्सट्रीमिस्ट होना खराब बात है। तो कैसे आप, दूसरी चीज है, कोई पैरामीटर थोड़ा ना कि आप नेशनलिस्ट हैं या क्या है, कोई पैरामीटर नहीं होता। तो इसलिए इमोशंस का सारा खेल है। हर दुनिया में हर चीज का जो है यूटिलाइजेशन तो नहीं कहूंगा, हर चीज का जो दोहन है वो किससे किया जाता है? इमोशंस से किया जाता है। इमोशन से खेलिए और आगे बढ़िए, यही तो सारा खेल है। तो ये भी क्या हो रहा था? इकोनॉमी को नेशनलिज्म से जोड़ दिया गया। इससे क्या हुआ? लोग भी बोले नहीं नहीं, हमारे देश की चीजें बढ़े, कोई बात ना, हम थोड़ा सा कम भी खा लेंगे पर हम अपने देश के साथ है। दूसरा क्या है? वेल्थ एंड पावर, वेल्थ भी बढ़ रही, पावर भी बढ़ रही है। तो यानी कि सारे फोकस किस पर थे? इन बिंदुओं पर थे। किस पर थे? इन बिंदुओं पर थे। अब यदि मर्केंटलिज्म आपसे पूछा जाए क्या है और उसके ऑब्जेक्ट क्या थे, तो आप सीधे सीधे इसको मेंस में लिख देंगे। और जहां ये सारी चीज आपके पास आई तो आप कहां आगे की ओर बढ़ेंगे। तो इसमें क्या है? रेगुलेटरी बॉडी कौन होती थी? स्टेट। स्टेट पूरी तरीके से कंट्रोल करता था। और हाँ, इंपोर्ट क्या होता था? बहुत कम। और एक्सपोर्ट क्या होता है? बहुत अधिक। भाई जब हम एक्सपोर्ट करेंगे किसी भी प्रोडक्ट को, तभी तो हमारे पास पैसा आएगा। सॉरी, तभी तो हमारे पास पैसा आएगा। और हम क्या कर रहे हैं? इंपोर्ट अधिक कर रहे हैं। जैसे हमारा चाइना के साथ व्यापार है, मुझे लग रहा 130 बिलियन के आसपास होगा। तो अब इसमें क्या है? लगभग 90 और 10% का रेशो है। हम 90% क्या कर रहे हैं? इंपोर्ट कर रहे हैं, और 10% क्या कर रहे हैं? एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो बेनिफिट में कौन रहा? चीन रहा। तो सारा खेल किसका? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का और आपके प्रोडक्ट का। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी, कौन कंट्रोल कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो चाहे समुद्री रास्तों की खोज हुई है, कॉलोनियों, जो कॉलोनियल सिस्टम बना हो वो, तो सबका यूटिलाइजेशन किससे हुआ है? मर्केंटलिज्म से, जिसको वाणिज्यवाद बोलते हैं। ये इनिशियल स्टेज है मॉडर्न टाइम की इकोनॉमिक कंडीशंस की, इकोनॉमिक सिस्टम की। ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई। तो इसलिए एक थ्योरी जो हो दूसरी थ्योरी को जन्म देगी, आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मेन फीचर्स और मर्केंटलिज्म, इसके जो मेन फीचर्स हैं वो क्या है? एक्यूमुलेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, के अधिक से अधिक जो गोल्ड है और सिल्वर है उसको रिजर्व करना है, उसको लाना है। और वो आएगा कैसे? यदि हम सामान, अपना जो प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट करेंगे। भाई इन्होंने क्या किया? जो ब्रिटिश थे, इंडिया में आए, इन्होंने क्या किया? हमें कच्चे माल का क्या बना दिया?
एक्सपर्ट बना दिया। हम कच्चा माल कहाँ भेज रहे हैं? ब्रिटेन। और वहां से वो सपोज करो 1 रुपए का जो कच्चा माल है और हमें वापस में कितने में मिल रहा? 10 रुपए में। तो वहां से क्या हो रहा है? एक्सपोर्ट हो रहा है कहाँ? इंडिया में। तो जो 1 रुपए की चीज थी वो 10 में बेच रहे हैं वो। तो उससे जो हमारा सोना चांदी सारी चीजें कहाँ जा रही हैं? ब्रिटेन में जा रही हैं। तो उससे उनकी प्रोस्पेरिटी भी बढ़ेगी, पावर भी बढ़ेगी, वेल्थ भी बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। दूसरा है इंटरनेशनल ट्रेड। तो इंटरनेशनल ट्रेड भी बढ़ा है, समुद्री मार्ग खोजे गए हैं, समुद्री यात्राएं हुई हैं, एक तट से दूसरे तट तक जा रहा है। भारत में जो रेल विकास हुआ है, जो रेल का सिस्टम का विकास हुआ है लॉर्ड डलहौजी टाइम में, तो वो क्या था? वो सीधा सीधा ये था कि जो अंदर वाले क्षेत्र थे उससे रेल को कनेक्ट करना था, बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास। तो यहां से जो कच्चा माल है वो कहां आ रहा था? पोर्ट पर आ रहा था। और जब पोर्ट उसको तैयार माल लाते थे वहां से, तो वो अंदर की ओर जाता था। तो उन्होंने क्या किया? अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए भारत में रेल का विकास किया था, ट्रेन का विकास किया था। समझ रहे हैं बात आपने? तो यही सारी चीजें, फेवरेबल एंड बैलेंस ट्रेड, यानी कि अपने फेवरेबल करना है, बैलेंस। सबसे खास बात होती है इकोनॉमी में कि जो ट्रेड की जो जो ट्रेड है वो बैलेंस्ड है नहीं है। यदि बैलेंस नहीं होगा तो आप नुकसान में रहेंगे। तो बैलेंस्ड कब होगा? यदि आप अधिक से अधिक क्या कर रहे हैं? एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक्सपोर्ट करेंगे तो आपके फेवर में रहेगा। तो ध्यान रखना है, इंडस्ट्रियल रेस्ट्रिक्शन एंड ट्रेड कंट्रोल। जो इंडस्ट्रियल रेस्ट्रिक्शन था और ट्रेड दो उसको कंट्रोल किया गया, किसके द्वारा? स्टेट के द्वारा। कौन कंट्रोल कर रहा था? स्टेट कर रहा था। स्टेट इसको कंट्रोल करता था। न्यू ट्रेड मार्केट्स एंड कॉलोनीज। तो उन्होंने क्या किया? जो कॉलोनियल सिस्टम था उसको स्टैब्लिश किया, और नई नई उन्होंने क्या किया? अपनी जो मार्केट जो देश थे वो खोजे, अपना ट्रेड स्टैब्लिश किया। कहा जाता है कि जो ब्रिटिश थे उनका सूर्य कभी नहीं डूबता था। क्यों? न्यूजीलैंड से लेकर कनाडा तक, पूरे ग्लोब पर हम देखेंगे, न्यूजीलैंड से लेकर कनाडा तक कौन थे? ब्रिटिशर्स थे। तो सूरज कहीं भी निकले वहां तो निकलेगा। तो उनका साम्राज्य का सूरज कभी अस्त नहीं होता था। और सारा खेल किसका है? पैसे का है। आप जो सरवाइव कर रहे हैं किसके लिए? पैसे के लिए। पद प्रतिष्ठा ये सारी चीजें जो है ना, बात की बात है। और सत्यता यही है कि पैसा अंतिम सत्य है आज के समय में। जो कैपिटलिस्ट कंट्री है, जो पूंजीवादी व्यवस्था है, उसमें पैसा सब कुछ हो चुका है। और यही सच्चाई है, कोई माने या ना माने वो आपकी मर्जी है। पैसे के लिए सारी दुनिया पागल हुई पड़ी है और पैसे के लिए दौड़ भाग कर रहे हैं सभी लोग। ठीक है, तो ये सारा सिस्टम किसका था? मर्केंटलिज्म का था। तो ये फीचर्स आपको याद रखने हैं। ये फीचर मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। और आप जब मेंस में कोई ऐसी सिस्टम आएगा, आपसे पूछा जाए व्हाट इज कैपिटलिस्ट सिस्टम, तो आप कैपिटलिस्ट सिस्टम में जो स्टार्टिंग करेंगे इनिशियल फॉर्मेट की, तो वहीं से करेंगे। यहीं से आगे बना कैपिटलिज्म, तो उसको भी देखेंगे। आगे रीजंस फॉर द राइज एंड ग्रोथ ऑफ मर्केंटलिज्म। तो इसका जो कारण क्या था ग्रोथ का और इसके उत्पत्ति का, राइज का, कि मर्केंटलिज्म के उत्पत्ति कैसे हुई और उसकी ग्रोथ कैसे हुई, इसमें देखें। सी वॉयेज एंड ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज, यानी कि जो समुद्री रास्ते थे, समुद्री मार्ग थे, उनके द्वारा क्या हुआ? समुद्री रास्तों की खोज हुई। और समुद्री रास्तों से क्या हुआ? भौगोलिक खोजें हुई। समुद्री मार्गों से क्या हुआ? भौगोलिक खोजें हुई। भाई जैसे इंडिया कहाँ है? यहाँ है। यहाँ क्या है? अफ्रीका है। और यहाँ क्या है? यूरोप है। तो समुद्री रास्तों की खोज कैसे हुई? ऐसे हुई, इधर की ओर। चाहे कोलंबस आया हो, कोलंबस यहाँ तो नहीं आया था, निकला तो भारत की खोज के लिए था। वास्को डी गामा आया हो, कोलंबस ने थ्री सिस्टर आइलैंड की खोज कर दी। बार्थोलोम्यू डाइज हो, तो ये लोगों ने पूरा अपना, जो पुर्तगीज थे स्पेशली, उन्होंने क्या किया? अपना पूरा R&D लगा दिया भौगोलिक मार्गों की खोज के लिए, कि हम कैसे अपना ट्रेड कर सकें, हम कैसे जो मसाला व्यापार है वो कर सकें। तो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। यदि उस समय कुश्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अधिकार ना किया होता तो शायद उस समय भौगोलिक खोज ना हो पाती, और जो आज सिनेरियो है ग्लोब पर वो ना हो पाता। तो इतिहास में एक चीज है, ऐसा होता तो, ऐसा होता तो, ऐसा होता तो
तो ये कुछ नहीं होता, ऐसा होता तो, ऐसा होता तो। आज जो हुआ है हम उसी पर बात करेंगे। तो जो समुद्री मार्ग हैं उन्होंने क्या किया, ट्रेड का रास्ता आसान किया, ट्रेड का रास्ता आसान किया, उसको व्यापक बनाया। और एक चीज और है कि समुद्री रास्तों से सामान भी अधिक जाता है। आज भी इंटरनेशनल ट्रेड का लगभग 80% ट्रेड किससे होता है, समुद्री मार्ग से होता है। उसमें कंटेनर लद के जाते हैं, हजारों कई कई किलोमीटर के लंबे पोर्ट जहाज होते हैं। तो वो जो व्यवस्था है वो आज से उत्पन्न नहीं हुई, 500 साल पहले से उत्पन्न है ये व्यवस्था। हालांकि आप देखेंगे सिंधु सिविलाइजेशन में भी हमारे ट्रेड था, वहां पे भी प्रमाण मिलते हैं, फिर जो लोथल डाक यार्ड है उससे मिलते हैं। पर मॉडर्न टाइम की बात करें, हम 500 साल से लगातार ट्रेड कर रहे हैं, यूरोप के साथ, अफ्रीका के साथ, जहां जहां कॉलोनी थी इनकी, सबके साथ ट्रेड हो रहा है हमारा। और आज भी ट्रेड के जो ट्रेड वार है वो सारा ट्रंप वॉर चली रहा है, आप देख रहे होंगे। तो दुनिया हमेशा पैसे के पीछे भागी है, और तुम किसके पीछे भाग रहे हो वो आप देखिएगा कि आप किसके पीछे भाग रहे हैं। ठीक है। इंपैक्ट ऑफ द रेनेसा, रेनेसा ने क्या किया, पुनर्जागरण ने क्या किया इटली में जाकर, उसने बताया कि आप हैं कौन। सबसे बड़ा प्रश्न क्या है आपके सामने, सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है कि आप हैं कौन। वो नहीं क्या हम आपके हैं कौन, आप हैं कौन। आप हैं कौन यदि पता चल जाएगा तो समझ लो आपका क्या हुआ, रेनेसा हुआ। तो उसने क्या हुआ, आपकी बुद्धि खोली, आपका विवेक खोला, और आपको बताया कि आप आपको व्यापार कीजिए, आप अपने आप को स्मार्ट बनाइए, अपने आप को जो बाकी लोग हैं उनसे ऊपर रखिए। यही तो है रेनेशा। तो उसके बाद मोनेटरी सर्कुलेशन एंड बैंकिंग सिस्टम, धीरे धीरे जो मोनेटरी सर्कुलेशन हुआ और बैंकिंग सिस्टम डेवलप हुआ ब्रिटेन में, उसने उनको डेवलप किया। भाई बैंकिंग सिस्टम का मतलब ये थोड़ा ना कि करेंसी दबा के बना दी, यानी कि आपकी जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसको आप कैसे रेगुलेट कर रहे हैं, उसको कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। तो वो सारा सिस्टम कहां से आया, ब्रिटेन से आया। इसके अलावा एनकरेजमेंट एंड प्रोटेक्शन बाय इमर्जिंग नेशंस स्टेट। तो देखो सीधी सी बात है, इमर्जिंग नेशन स्टेट्स, तो अब जितना भी व्यवस्था है ये ऊपर की ओर हम देख रहे हैं, तो यहां जो स्टेट्स हैं उनकी जो सिस्टम है, उनकी जो इकोनॉमिक सिस्टम है या पॉलिटिकल कंडीशंस है वो कैसी है, वो अपने आप को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं। वो जरूरी थोड़ा ना है कि आपके पास पैसा हो और आप सब कुछ ठीक कर दें, ये दूसरा विषय है। बात यह है कि आप कैसे उस पैसे का इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस पैसे को आप कैसे लगा रहे हैं। पैसा होना अलग बात है, उसको इन्वेस्टमेंट करना दूसरी बात है, और उसको रेगुलेट करना तीसरी बात है। तो ये सारी चीजें तो समझ आई मर्केंटलिज्म, यानी कि सीधी सी बात है, इकोनॉमिक कंडीशंस ऐसी थी कि जो स्टेट के द्वारा रेगुलेट हो रही थी, और उसका जो टारगेट था वो था कि अधिक से अधिक हमें क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है, और कम से कम इंपोर्ट करना है, ताकि हमारे पास बुलियन आ सके। और बुलियन आएगा तो हमारी प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी, हमारी पावर बढ़ेगी, हम अलग अलग देशों में क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे, हम कॉलोनी स्टैब्लिश करेंगे, हम पावरफुल हो जाएंगे। तो ये जो इनिशियल स्टेज का आप कॉलोनियल सिस्टम देख रहे हैं, या जो देखते हैं इतिहास में हमें पढ़ाया जाता है, वो सारा किस पर बेस्ड है, मर्केंटलिज्म पर बेस है वो। तो ये थ्योरी तीन देशों ने इसका, और स्पेशली एक देश मैं कहूंगा कि ब्रिटेन ने बहुत फायदा उठाया है। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी, इन देशों ने स्पेशली यूरोप के देश हैं बड़े, इन्होंने बहुत फायदा उठाया है, पॉलिटिकल भी और इकोनॉमिकल भी। तो ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। इंपॉर्टेंट एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मर्केंटलिज्म फॉर approximately 250 year, the ideology of mercantilism dominated Europe. This ideology shaped the economic policies of European nations. यानी कि लगभग 250 साल चलने वाली इस व्यवस्था ने जो यूरोप की इकोनॉमी थी उसको शेप दी, उसको आकार दिया कि इसका कैसे होगा, और एक आइडियोलॉजी रखी, इकोनॉमिक आइडियोलॉजी पेश की। ठीक है। दूसरी चीज है इंटरनेशनल ट्रेड इन यूरोप बिगेन विद मर्केंटलिज्म। तो जो इंटरनेशनल ट्रेड था यूरोप में वो किसके साथ आरंभ हुआ, मर्केंटलिज्म के साथ आरंभ हुआ, तभी तो चीजें की इन्होंने। फॉर इकोनॉमिक गेन वेरियस नेशंस अडोप्टेड बाय अ पॉलिसी ऑफ बैलेंस इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट
mercantilism enable the export of goods from a new industries to generate large quantities of gold, silver and wealth from abroad। तो सीधी सी बात है कि इन्होंने क्या किया, इकोनॉमिक कंडीशंस को अपने फेवर में किया और उससे इन्होंने बहुत सारा धन इकट्ठा किया जिसको बुलियन कहते हैं, और वो किसमें था, सोने और चांदी में था। तो एक आइडियोलॉजी इन्होंने क्या किया, यूरोप में एक्सप्लोर की, और यूरोप में एक्सप्लोर करने के साथ साथ इन्होंने जो अपना कॉलोनियल सिस्टम था उसमें इंप्लीमेंट की, और अधिक से अधिक क्या किया, ट्रेड किया, और ट्रेड में भी क्या किया, एक्सपोर्ट अधिक किया और इंपोर्ट बहुत कम किया। The principle adopted by to maximize exports and minimize imports, making the country more prosperous. The purchase and import of foreign goods was discouraged। तो यानी कि सीधी सी वही बात है जो भी बता रहा था कि सॉरी, कि इन्होंने क्या किया कि इंपोर्ट को बहुत घटाया और एक्सपोर्ट को क्या है, बहुत अधिक बढ़ा दिया। लास्ट स्लाइड पे, सॉरी, प्रोडक्शन वाज इंक्रीज्ड टू एनकरेज indigenous industries, new colonies were established to obtain raw materials and sell the consumed finished goods. This led to the creation of colonial empire। तो यानी कि जो कॉलोनी थी उन्होंने जो बनाई थी वहां क्या किया, इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश किया और वहां रॉ मटेरियल के लिए उनका इस्तेमाल किया। जो कॉलोनी बनाई थी इन्होंने उनको किसके लिए इस्तेमाल किया, रॉ मटेरियल के लिए इस्तेमाल किया कि रॉ मटेरियल लेंगे सस्ता और वहीं महंगे दाम पर चीज बना बेच देंगे। जैसे यहाँ से क्या लेते थे, इंडिया से रेशम है, कॉटन है, वो लेते थे और उस कॉटन से क्या अच्छे कपड़े बना रहे हैं मशीन से, फैक्ट्रियों से। और यहाँ क्या कर रहे हैं, हम जो 1 रुपए का जो सामान था हमें कितने का मिल रहा, 10 रुपए का, तो 9 रुपए का मुनाफा कौन ले रहे हैं, ब्रिटिश ले रहे हैं। तो यही तो था सारा कॉलोनियल सिस्टम, यही तो सारा कॉलोनियल सिस्टम था। और यहीं से क्या हुआ, उन्होंने ट्रेड को अपने फेवर में कर लिया। आगे है द एडॉप्शन ऑफ द पॉलिसीज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मर्केंटलिज्म लेड टू द क्रिएशन ऑफ पावरफुल यूरोपियन स्टेट लाइक इंग्लैंड, फ्रांस एंड जर्मनी। देयर एम्पायर्स सून एक्सपेंडेड बियॉन्ड यूरोप। तो यानी कि इन्होंने क्या किया, इनकी पॉलिसीज ने जब इन्होंने इसको अपनाया तो क्या हुआ, इनका एक बड़ा एम्पायर खड़ा हुआ, जैसे ब्रिटिश एम्पायर, फ्रेंच एम्पायर, जर्मनी एम्पायर। और इन्होंने क्या किया, अधिक से अधिक फायदा लिया। पर वो जो फायदा कमाया था इन्होंने मर्केंटाइलिज्म के, बहुत लाखों लोगों की जान पर कमाया था, बहुत लोगों का शोषण किया उन्होंने। जो कॉलोनियल सिस्टम था वहां उन्होंने सबको तहस नहस कर दिया। तो ऐसा नहीं था, ये एक व्यवस्था थी। तो डिमेरिट्स और मर्केंटाइलिज्म, यानी कि इसमें क्या हुआ, कैपिटलिज्म आया। इससे क्या हुआ, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कैपिटलिज्म क्यों आया। मर्केंटलिज्म का रीजन क्या हुआ कि इससे कैपिटलिज्म का उदय हुआ, कैपिटलिज्म आया। तो उसकी जड़ कहां थी, मर्केंटलिज्म में। ये नेक्स्ट में जब अभी वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट वाली क्लास लूंगा तो उसमें आपको पूरा समझाऊंगा कैपिटलिज्म क्या होता है, कैसे कैसे आया। दूसरा नैरो नेशनलिज्म, यानी कि राष्ट्रवाद को क्या कर दिया, बिल्कुल सांचों में ढाल दिया, हमारा अपना तुम्हारा अपना। तो उससे क्या हुआ कि लोगों में एक ऐसी चीज आई कि हमारा अच्छा है, आपका क्या है, खराब है। तो उससे क्या हुई, दूरियां बनी। कोई भी व्यवस्था है, कोई भी सिस्टम है, यदि आप उसको दूर दूर ले जाना चाहते हैं, अपने घर परिवार में देख लो, आप करने लगो मेरा मैं सब कुछ, तो उससे क्या होंगी, दूरियां बढ़ेंगी परिवारों में, चीजें खराब होंगी। दूसरा इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉलोनियल कंपटीशन, अंतरराष्ट्रीय ट्रेड बढ़ा और कॉलोनियल कंपटीशन भी बढ़ा इससे। द फर्टिलिटी ऑफ होर्डिंग गोल्ड एंड सिल्वर, इसके लिए बहुत ज्यादा होड़ मचने लगी, गोल्ड के लिए और सिल्वर के लिए। नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को क्या किया गया, नेग्लेक्ट किया गया। उन्होंने अपनी जो कमर्शियल एग्रीकल्चर था उस पर फोकस किया, जैसे यहाँ नील की खेती कर रहे हैं, तो जो बेसिक एग्रीकल्चर था उसको क्या कर दिया, पीछे छोड़ दिया। दूसरा लैक ऑफ पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर के लिए कोई काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए काम किया गया, मुनाफे के लिए। और जिस व्यवस्था में, जिस सिस्टम में मुनाफे की बात होती है तो वो हमेशा खराब होता है, हमेशा खतरनाक होता है, आपको ये ध्यान रखना है। और राइज इन रॉयल पावर एंड लॉयल्टी, तो यानी कि जो इनकी रॉयल पावर का उदय हुआ और लॉयल्टी का उदय हुआ वो हमने देखा है, और भारत से ज्यादा कौन देख सकता है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि मर्केंटलिज्म जो टॉपिक था, ये सारा खेल किसके लिए था,
सिल्वर और गोल्ड इकट्ठा करने के लिए, अपने देश की प्रोस्पेरिटी को बढ़ाने के लिए, पावर को बढ़ाने के लिए, दूसरे देश का शोषण पर आया था ये देश, ये मर्केंटलिज्म। और दूसरे लाखों करोड़ लोगों की जीवन यापन को खत्म करने के बाद क्या उदय हुआ था? वाणिज्यवाद, मर्केंटलिज्म। और जिसके स्पेशली जो आइडियोलॉजी है ये यूरोप से शुरुआत हुई थी, और स्पेशली ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने पूरी दुनिया को तहस नहस कर दिया था। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक इसको पढ़िए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।